चलिए एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। 2019 का पीवाईक्यू हो चुका है। आज हम लेके आए हैं उसका अगला पीवाईक्यू जो 2021 में हुआ था। 20 में कोई सीटेट हुआ, यूपीटेट हुआ नहीं है। अब 2021 का पेपर 2 बार हुआ था, तो जो पहली बार 2021 में आया हुआ है उस हिंदी की हम बात करने वाले हैं, क्योंकि यह 2021 का 2 पेपर हुआ था। जान लीजिएगा इसको। 2021 में एक पहला पेपर हुआ था जो किसी कारण से स्थगित किया गया। फिर 2021 का एक दूसरी परीक्षा हुई जो जनवरी में हुई थी, ये लास्ट पेपर था। इसके बाद फिर आज 2026 में आने जा रहा है, 5 साल बाद। तो आज हम लोग देखेंगे 2021 का जो पहली बार पेपर आया था, जो पेपर जिसको कह सकते हैं आउट हो गया था, लीक हो गया था, उसको हम लोग देखने वाले हैं। फिर इसके बाद जो परीक्षा हुई थी दोबारा, वो लास्ट पेपर रहेगा। उसके बाद हम लोग आएंगे पेपर 2 पर। तो आइए पहला प्रश्न देखते हैं क्या है इसका। देखिए पहला प्रश्न तद्भव तत्सम से है, जिसे हर बार की तरह इसमें भी पूछा है। तो पहला प्रश्न पूछा है कि बौना का तत्सम क्या होगा। बताए हैं तत्सम शब्द हूबहू संस्कृत होता है या संस्कृत के शब्द ही होते हैं। हम बताए थे संयुक्ताक्षरों का प्रयोग होता है, बोलने में कठिन लगते हैं, ज़्यादातर वो संयुक्ताक्षरों के प्रयोग से बनता है। तो कुछ चीज़ें रटनी पड़ती हैं, कुछ चीज़ें देखने से पता चल जाती हैं होता क्या है, क्योंकि हिंदी में ऐसे शब्द बार बार प्रयोग होते हैं। पूछा है बौना का तत्सम, और बताए थे तत्सम का मतलब होता है तत् धन सम। जो तत् मतलब वो संस्कृत का शब्द है, वह या उसके सम मतलब समान, जो उसके समान हो। तो किसके समान? संस्कृत के समान। तो जो संस्कृत के समान होगा वही तत्सम होगा। तो देखिए यहाँ पर सीधे पूछा है वपन है नहीं, बान है नहीं, वामन शब्द होता है, वापन भी नहीं है। तो बौना का जो तत्सम शब्द होता है वो वामन। अगले प्रश्न को देखा जाए। धूमकेतु का पर्यायवाची शब्द है। अब यहाँ पर देखिए पर्यायवाची पूछा है। पर्यायवाची से लगभग प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ पूछा है धूमकेतु का पर्यायवाची शब्द है असुर है कि अग्नि है कि अश्व है कि आकाश है। 4 विकल्प दिए गए हैं और उसमें देखिए असुर का मतलब है, सुर मतलब होता है देवता, और उसके आगे अ लगा है। हम कई बार बताए हैं कि अ का मतलब नहीं होता है, और एक उपसर्ग बार बार आपसे पूछा जाता है अन। तो दोनों से बहुत सतर्क रहिएगा, अन से भी और अ से भी। दोनों का अर्थ ही होता है विलोम बनाना, दोनों उपसर्ग विलोम बनाते हैं। अ से भी विलोम बन जाता है और अन से भी बन जाता है। ये अभी आएगा तो बताया जाए। कल एक ठो आया था, उसमें से एक आध प्रश्न आ देखिए पूछा है यहाँ पर क्या है। तो सुर मतलब देवता, असुर मतलब राक्षस, तो इसका मतलब धूमकेतु से कोई मतलब नहीं निकला। अग्नि ही है, देखिए अश्व है नहीं, आकाश भी नहीं है, तो धूमकेतु को अग्नि बोलते हैं, पावक अग्नि। ये धूमकेतु की पर्यायवाची है। अगला प्रश्न देखें। गद्यांश से आया हुआ एक प्रश्न है और गद्यांश को पढ़ना है। हम बार बार बताते हैं कि जो गद्यांश आता है उसी से प्रश्न आपको लगाना है। आपको अपने मन से कोई प्रश्न नहीं लगाना है कि हम ये सोचेंगे इसका यही विकल्प होगा। जो विकल्प आपको लगा हो, जो उस गद्यांश में आया हो, आपको उसी प्रश्न से आपका उत्तर देना है। पूछा है निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर उत्तर दीजिए। आज विज्ञान मनुष्यों के हाथों में अद्भुत और अतुल्य शक्ति दे रहा है। इसका उपयोग एक व्यक्ति और समूह के उत्कर्ष और दूसरे व्यक्ति और समूह को गिराने में हो रहा है। इसलिए हमें उस भावना को जागृत रखना है, और उसे जागृत रखने के लिए कुछ ऐसे साधनों को भी हाथ में रखना होगा जो उस अहिंसात्मक त्याग भावना को प्रेरित करे और भोग भावना को दबाए रखे। नैतिक अंकुश के बिना शक्ति मानव के लिए हितकर नहीं होती है। ये गद्यांश है। पूछा क्या है, उपर्युक्त पंक्ति में कौन मनुष्य के हाथों में अद्भुत और अतुल्य शक्ति दे रहा है। आपको अपने से कुछ नहीं सोचना है कि हम यह सोचेंगे यह भी हो सकता है। आपको ऐसा सोचना ही नहीं है, जो इसमें दिया गया है उसी से है। तो कुल मिलाकर देखिए इससे विज्ञान की बात हो रही है, तो विज्ञान ही सब कुछ कर रहा है। तो पहला विकल्प आपका है विज्ञान। पढ़ना है, बहुत बड़ा उत्तर बहुत छोटा सा दिया रहेगा। गद्यांश की यही कहानी है। अब देखिए इसमें एक देकर केवल एक पूछा था। कहानी लेखक के लेखक हैं। देखिए पूछा है कफन कहानी के। कफन एक कहानी है और बहुत चर्चित कहानी है प्रेमचंद जी की, सब लोग जानते हैं इसको। उसी का पूछा है इस कफन कहानी के लेखक कौन हैं। तो पहले से ही पता है, सब लोग जानते हैं कफन प्रेमचंद जी की बहुत ही अच्छी कहानी है।
इसके पात्र कभी काल पूछ देते हैं। अलंकार से देखिए एक प्रश्न पूछा है। उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब, हर्षे लोचन भृंग। इसमें पूछा है उपर्युक्त पंक्ति में अलंकार कौन सा। अलंकार बहुत सामान्य सा पूछा जाता है, और अलंकार जब भी पूछा याद कर लीजिएगा। यह देखेंगे हम लोग आगे भी जो मिलता, चूंकि अभी हम लोग PYQ पर आ रहे हैं। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, इन्हीं में से बार बार पूछा, या तो उपमा पूछा, या तो रूपक पूछा, या तो उत्प्रेक्षा पूछा। चूंकि सामान्य हिंदी आपसे पूछी जा रही है, इस कारण इन्हीं से लगभग 80% प्रश्न आपके इन्हीं में से आए हुए हैं। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा। तो इसमें कुछ ट्रिक होते हैं जिससे हम लोग पहचान लेते हैं। यहाँ पूछा है उदित उदय गिरिमंच पर रघुबर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब, हर्षे लोचन भृंग। यहाँ पर देखिए रूपक अलंकार का प्रयोग है, ये रूपक है। कुछ चीजें अभी रटते चलिए, इसके अर्थ पर जाएंगे तभी समझ में आता है क्यों है, लेकिन यह रूपक अलंकार पर है। उपमा, उपमेय और उपमान की तुलना है, विरोधाभास है नहीं यहाँ पर। एक चीज का जब दूसरे पर विरोध होता है ऐसा भी नहीं है। उत्प्रेक्षा है नहीं, उत्प्रेक्षा जानते हैं जब मन मानो जन जानो जैसा भाव आता है तब हम उसको देखकर लगा लेते हैं। यहाँ पर इसको अभी रट लीजिए, यह जो है रूपक अलंकार के लिए प्रयोग हुआ है। अगले प्रश्न पर, उससे बैठा नहीं जाता। देखिए लगभग हर पेपर में आया हुआ है, हम लगभग कई बार इस पर चर्चा किए हैं कि हर बार एक चीज पूछता है, भाववाच्य। भाववाच्य, बैठा नहीं जाता, चला नहीं जाता, उठा नहीं जाता, देखा नहीं जाता। ऐसे प्रश्नों में वाच्य पूछा जाता है। तो बिना देखे ही, जो लोग पूरा देखे होंगे, जितने भी PYQ आए हैं लगभग इस तो देखते ही बता देंगे ये तो भाववाच्य है। देख लीजिए, कुछ इसमें कहना है ही ना, तो सुनना है। देखते ही हम इसका उत्तर लगा सकते हैं। उससे बैठा नहीं जाता है, तो सीधे सीधे कर्म नहीं है, कोई है नहीं, इसका एक ही विकल्प है, बैठा नहीं जाता, चला नहीं जाता, देखा नहीं जाता, उठा नहीं जाता। अगर ऐसा है तो वो भाववाच्य की तरफ आएगा। फिर पूछा है राम धीरे धीरे पढ़ता है, इस वाक्य में कौन सा अव्यय है। अव्यय का मतलब जो अविकारी हैं कि अविकारी, विकारी दोनों होते हैं। एक अव्यय होता है, और इसमें बताए हैं यह उपसर्ग लगा हुआ है, कौन सा, अ। अगर इसी को हटा देंगे तो इसका मतलब बताए हैं कि यह उपसर्ग है, लेकिन यह नकारात्मकता को लाता है, जिसका अर्थ होता है नहीं। तो जो व्यय न हो, व्यय का मतलब होता है जो खर्च न हो। यहाँ व्याकरण में खर्च से मतलब है 4 तरह से। कौन कौन? लिंग, वचन, कारक, काल। 4 तरह से अगर उसको हम बढ़ाते हैं, घटाते हैं, लिंग, वचन, कारक और काल, अगर ये 4 तरह से इसमें परिवर्तन होता है तभी वो क्या रहता है, वो विकारी होते हैं। ऐसे खर्च को, ऐसे शब्दों को हम विकारी बोलते हैं, और जिसमें इनके अनुसार कोई परिवर्तन न हो वो अविकारी होते हैं। तो अव्यय जो होते हैं वो उसका नाम ही है अव्यय। जो व्यय नहीं होंगे इन चारों से, इनके सहारे अगर वो बदल नहीं रहे हैं तो अविकारी हैं। तो अव्यय को मिलाकर ये अविकारी होता है। अविकारी मतलब न तो आप उसका लिंग बदल पाएंगे, न तो वचन बदल सकते हैं, न तो कारक बदल सकते हैं, न तो काल बदल सकते हैं। ऐसे शब्दों को अविकारी बोलते हैं। वह पूछा है कौन कौन। देखिए धीरे धीरे है, आप चाहे एक वचन के साथ चाहे बहुवचन के साथ, धीरे धीरे कभी भी इसका बहुवचन नहीं मिला होगा। वह कभी नहीं कहा होगा कि वह धीरो धीरो चलता है। अगर अकेला है, कोई व्यक्ति है, जैसे लड़का धीरे धीरे चलता है, लड़के धीरे धीरे चलते हैं, राम धीरे धीरे चलता है, सीता धीरे धीरे चलती है, लड़कियां धीरे धीरे चलते हैं, कुछ भी आप लिख लेंगे, धीरे धीरे में कोई परिवर्तन होगा ही नहीं। इस कारण यह अव्यय है। और अव्यय कैसा देखिए पूछा है, क्या क्रिया विशेषण अव्यय है, किस विस्मयादि बोधक है, समुच्चय बोधक है, किसमें आता है? ये सभी अव्यय हैं, सबके आगे अव्यय लगा हुआ है, लेकिन वो किसके लिए अव्यय आया हुआ है? तो पढ़ने के साथ साथ देखिए क्या है, ये पढ़ना एक क्रिया है, और पढ़ने के पहले इसका प्रयोग हुआ है। इसका मतलब ये क्रिया का विशेषण है और उसी के साथ उसका अव्यय है। तो इसका विकल्प भी सही है। अव्यय तो है ही, सब में अव्यय दिया हुआ है, लेकिन क्या संबंध बोधक है? नहीं है। समुच्चय बोधक भी नहीं है, विस्मयादि भी नहीं है। यह कौन सा है? क्रिया की विशेषता बताने के कारण यह क्रिया विशेषण अव्यय है। तो धीरे धीरे क्रिया के ठीक पहले आया हुआ है, इस कारण यह क्रिया विशेषण अव्यय है। अगले प्रश्न की तरफ, हिमालय से गंगा निकलती है, यह चिर परिचित है,
छोटी कक्षाओं से रटाया जाता है, हिमालय से गंगा निकलती है। और उसका अनुवाद भी लोग संस्कृत में रट लेते हैं, रटा रटाया हो जाता है। लेकिन यहाँ सीधा सा पूछा है इसमें कारक कौन है। कल भी चर्चा हुई थी कि जो हिंदी में कारक पूछा जाएगा, हिंदी में कारकों की संख्या 8 है और संस्कृत में कारकों की संख्या 6 है, इसको भूलिएगा मत। यहाँ पर पूछा है हिमालय से गंगा निकलती है में कारक का प्रयोग हुआ है, में किस कारक का प्रयोग हुआ है, तो वो कारक कौन सा देखिए। चलिए देखिए, कुछ व्यवधान हो गया था, तो हम यहाँ पर अगले प्रश्न की तरफ चल रहे हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या है, और प्रश्न कहाँ हुआ। चलिए देखिए, कुछ टेक्निकल फॉल्ट के कारण हम लोग थोड़ा सा आगे पीछे हो गए हैं। फिर हम लोग उसी प्रश्न में लौट रहे हैं जो हमारा प्रश्न है। आवाज़ देखिए, ठीक है ना, आवाज़ आ रही है ना, आवाज़ सही है, देख लो। हेलो, आवाज़ सही है ना, ठीक है। चलिए चलिए, अब इसी प्रश्न की तरफ हम बढ़ रहे हैं जो हमारा प्रश्न था। हिमालय से गंगा निकलती बताए थे, कारकों की संख्या हिंदी में 8 है, संस्कृत में 6 है। अब यहाँ पूछा है कि इसमें कौन सा प्रयोग हुआ है, तो जहाँ पर से देखिए दो तरह से आता है। एक से जो होता है वो अलगाव के लिए आता है, और अलगाव हमेशा अपादान में आता है। ये हिंदी में भी काम करेगा और संस्कृत में, दोनों में काम करता है अपादान। तो दोनों में याद रहे, चाहे अलगाव कोई कहीं से अलग हो गया, से दो तरह से आता है। एक से अलगाव के लिए आता है और एक से कर्ण में आएगा। जब कोई चीज जुड़ती है, उसके आगे हम अभी बात करेंगे, अगर वैसा कोई उदाहरण आएगा तो कर्ण कारक जहां पर से आता, जैसे कलम से लिखता है, अगर कलम से आ जाता है तो साधकतम कर्णम के लिए होता है, साधन के प्रयोग में आता है। लेकिन यहाँ पर साधन का प्रयोग नहीं है, यहाँ पर कोई चीज अलग हो गई, जहां पर अलगाव आता है से हमेशा सतर्क रहिएगा। अगर से कहीं जुड़ने के अर्थ में आया है तो वो कर्ण रहेगा, अगर से कहीं अलगाव में आएगा तो वो हमेशा अपादान रहेगा, जिसको पंचमी विभक्ति के रूप में बोलते हैं, तो अपादान कारक है। अगला प्रश्न देख लें जल्दी जल्दी से, चूंकि 2-4 मिनट सेशन थोड़ा सा लेट हुआ और आज कुछ समस्या भी है लाइट की। तो अगला प्रश्न देखिए क्या है, वह खेल रहा है में किस प्रकार की क्रिया है। अब क्रिया देखिए, बताए थे आपको कि संज्ञा दो प्रकार का जो हम पढ़ते हैं, उसमें क्रियाओं में दो प्रकार पढ़ते हैं। और संज्ञा में जब संज्ञा की बात करते हैं तो बताए थे यह 3 था। सर्वनाम की बात करते हैं, इसका पहाड़ा पढ़ लेते हैं, यह 6 प्रकार का था। वहीं पर क्रिया की अगर बात करते हैं तो यह 2 प्रकार था कर्म के आधार पर। और विशेषण की बात करेंगे, अगर आपसे प्रकार पूछेगा तो प्रकार कई बार पूछा है, इस कारण हम हर सेशन में इसकी चर्चा करते हैं। संज्ञा 3 प्रकार की, सर्वनाम 6 प्रकार का, क्रिया कर्म के आधार पर 2 और विशेषण जो है 4 प्रकार, ये पूछा गया है। लेकिन यहाँ पूछा है कि वह खेल रहा है में क्रिया किस प्रकार की क्रिया है, अकर्मक है कि कृदंत है कि सकर्मक है कि संयुक्त क्रिया है। तो यहाँ पर वह खेल रहा है, इसमें देखिए कहीं कर्म है ही नहीं। कर्तृवाच्य जिसको हम लोग बोलते हैं कर्ता के आधार पर, वह 2 तरह से होता है। अगर लिख दें वह खेल रहा है, हम वही वाक्य उठा रहे हैं, वह खेल रहा है। इसमें यहाँ पर देखिए क्रिया का सीधा प्रभाव किस पे पड़ रहा है, खेल रहा है, वह कर्ता के अनुसार पड़ रहा है, और यहाँ पर कर्म है नहीं। तो जो कर्तृवाच्य होता है वह सकर्मक भी होता है और अकर्मक भी होता है। तो मतलब सकर्मक और अकर्मक दोनों होते हैं।
कौन? कर्तृवाच्य, वाच्य को पूरा बताया गया है। कर्तृवाच्य अगर पूछा जाए कैसे होते हैं, तो कर्तृवाच्य दोनों तरह से होता है। या तो आप उसको सकर्मक कह लीजिए और चाहे अकर्मक कह लीजिए। अगर उसमें कर्म नहीं है तो वह अकर्मक क्रिया हो जाएगी। अगर उसके साथ कर्म दिया हुआ है, स का मतलब साथ, तो वो सकर्मक आ जाएगा। यहाँ पर देखिए कुछ ऐसा है नहीं, अगर रहता वह गेंद खेलता है, फुटबॉल खेलता है, क्रिकेट खेलता है, अगर ऐसा कुछ देता बीच में तो वो सकर्मक हो जाती। यहाँ पर सीधे सीधे अकर्मक क्रिया है। अगले प्रश्न को देखें। यहाँ पर देखिए फिर पूछा है अलंकार। अलंकार से देखिए अब की बार दूसरा प्रश्न आया हुआ है। इसमें क्या पूछा है? चमचमात चंचल नयन बिच घूंघट पर झीन, मानहु सुर सरिता विमल जल उछरत जुग मीन। अर्थ अगर आया तब भी, नहीं आया तब भी। आप जानते हैं एक शब्द बोला जाता है मन मानहु जनु जानहु। अगर ऐसा शब्द कुछ उसमें मिल गया, अर्थ आए तब भी न आए तब भी। देखिए यहाँ शब्द मानहु शब्द प्रयोग हो गया। मन मानहु जन जानहु के लिए उत्प्रेक्षा आता ही आता है। अर्थ न आए तभी कोई बात नहीं। आप इस मानहु को देखकर पहचान लिए। अगर कहीं पर जनु आ गया, जानो आ गया शब्द, मानो आ गया, मनहु आ गया, तो यह मन मानो जन जानो बोला जाता है। तो अगर ऐसे शब्द आपको उस वाक्य में मिल रहे हैं, उस कविता में मिल रहे हैं, तो बिना कुछ सोचे समझे लगा दीजिए वो उत्प्रेक्षा है। जो सामान्य लगभग 95% यह उत्तर आपको हूबहू वही मिलता है कि उदाहरण आपका जो अलंकार आता है उत्प्रेक्षा वो मिल जाता है। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा है। सूरज का सातवां घोड़ा, कल हम बात किए थे धर्मवीर भारती के लिए, वहां पर उनकी एक रचना और पूछी गई थी जो कल 2018 का पेपर आया था। उसमें पूछा है सूरज का सातवां घोड़ा क्या है। तो सूरज का सातवां घोड़ा की रचना पूछी है गुनाहों का देवता। ये किसकी रचना है? दोनों, गुनाहों का देवता हो गया, सूरज का सातवां घोड़ा, ये बड़ी चर्चित रचनाएं हैं। किसकी? धर्मवीर भारती का। इसको आप रटे रहिएगा, कई बार पूछा है। अगला प्रश्न देखिए क्या है। उच्चारण स्थान से हर साल आना है, हर बार आना है, पेपर 1 में आना है, पेपर 2 में आना है, हिंदी में आना है, संस्कृत में आना है। अगर आपको उच्चारण स्थान क्लियर है, स्पष्ट है, तो आप ये मान के चलिए कि उच्चारण स्थान आपको हिंदी संस्कृत दोनों में देगा। आप हिंदी की बात कर लीजिए और चाहे संस्कृत की बात करेंगे, दोनों के लिए समान रूप से लागू होता है। और 1% को छोड़ दिया जाए तो सभी उच्चारण स्थान दोनों के समान होते हैं, चाहे हिंदी हो चाहे संस्कृत हो। तो यहाँ से पूछा है व का उच्चारण स्थान, तो संस्कृत वाले पढ़ लेते हैं वकार से दंतोष्ठम, और जो नहीं पढ़ पाते हैं वो जान लें वह जो होता है डीओ होता है। हिंदी वाले जान लें वह के आगे डीओ लिख लीजिए, वह डीओ, वो डीओ है। अब डी का मतलब दंत, ओ मतलब ओष्ठ, तो वह का ट्रिक बना लीजिए, वह हमेशा डीओ होता है, दंतोष्ठ। वकार से दंतोष्ठम संस्कृत के लिए, और हिंदी वाले अगर दंतोष्ठम नहीं समझ पाए, दांत और ओठ से मिली भगत दोनों की होती है, तब हम वह का उच्चारण स्थान लाते हैं, वह का डीओ। इसका उच्चारण स्थान पूरा वीडियो पहले पढ़ा हुआ है, आप देख लीजिएगा कैसे कैसे बनाना है, बताया गया है। अगला देखिए क्या पूछा है। अग्नि का विशेषण। देखिए विशेषण से हर बार प्रश्न आया है, यहाँ भी पूछा गया है अग्नि का विशेषण क्या होगा। देखिए विशेषण जो होते हैं अधिकतर शब्द में प्रत्यय लगाकर बनाए जाते हैं। शब्द में प्रत्यय कुछ जोड़ दिए जाते हैं, अगर कोई प्रत्यय जोड़ा जाता है तो अपने आप वो विशेषण बन जाता है। शब्द में प्रत्यय अगर जोड़ दिया गया तो विशेषण बन जाएगा। यहाँ पर देखिए पूछा क्या है, अग्नि, अनि है नहीं, अज्ञेय है नहीं, सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल्य अज्ञेय की बात नहीं है। यहाँ पर आग्नेय आग है नहीं, यहाँ पर देखिए एकदम स्पष्ट दिख रहा है आग्नेय। देखिए यहाँ पर अग्नि का जो विशेषण होगा वो आग्नेय होता है। तो कई शब्द ऐसे रहते हैं जिसको हम बना सकते हैं, जैसे विश्व का वैश्विक होता है, यह भी कई बार पूछा है विश्व का, तो इसको हम वैश्विक बना देंगे, वैश्विक। ऐसे कई शब्द आपको आते हैं जिनमें हम उसके शब्दों को विशेषण का प्रयोग करते हैं बनाते हुए। अगला देखिए क्या पूछा है, संज्ञा। संज्ञा अभी बताए हैं कि लगभग हर सेशन में हम बात करते हैं। संज्ञा जब प्रकार पूछेगा तो उस प्रकारों में आप केवल 3 प्रकार पर आएंगे। संज्ञा का प्रकार आपको लेना है केवल कितना, 3। लेकिन 3 में कौन कौन है? एक आता है आपका व्यक्तिवाचक, इससे भी प्रश्न आता है।
कैसे निकालेंगे, कैसे छाटेंगे, थोड़ा सा देख लीजिए। व्यक्तिवाचक, दूसरा प्रकार इसका आता है जातिवाचक, और तीसरा आता है आपका भाववाचक। 3 प्रकार की मुख्य संज्ञाएं होती हैं, लेकिन जो 2 प्रकार और बढ़ते हैं वो जातिवाचक से बढ़ जाते हैं। मतलब इन्हीं जातिवाचक का 2 प्रकार और बढ़ता है। एक का नाम आता है समूहवाचक, समूहवाचक, और एक प्रकार आता है उसका द्रव्यवाचक। एक बार इससे भी प्रश्न पूछा गया था कि द्रव्यवाचक किस संज्ञा में आता है, व्यक्तिवाचक में आता है कि जातिवाचक में आता है कि भाववाचक में आता है। तो उसको जानते रहिएगा कि जो द्रव्यवाचक है ये जातिवाचक में आता है, समूहवाचक भी किस में आता है, जातिवाचक में आता है। लेकिन यहाँ पर क्या पूछा है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक के अतिरिक्त दिया है, इसमें तेजाब कौन सा होगा। तो देखिए इसमें पहचान कैसे करते हैं, जिसका हम वचन चेंज कर लें, थोड़ा सा उसको जान लीजिए कैसे पहचानेंगे। कितना रटेंगे, कितना रटने की एक क्षमता होती है, हम शब्दों को रट सकते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें अगर हम पहचान लें, हम देखते ही बता देंगे ये जाति है कि व्यक्ति है कि भाव है, वो कैसे पहचानेंगे। देख लीजिए, अगर हमने कह दिया लड़का, अब इस लड़का का वचन चेंज कर दीजिए, इसका वचन चेंज करिए। अगर इसका वचन बदल लिए, वचन बदल कर देखेंगे, वचन बदल कर देखें, आपको वचन बदल कर देखना है। अगर किसी भी शब्द का वचन आपने बदल लिया, मतलब एक वचन हो तो बहुवचन कर लीजिए और बहुवचन है तो एक वचन कर लीजिए, तब वह हमेशा जातिवाचक पर जाएगा। देखिए लड़का का वचन चेंज हो जाएगा, इसको हम लड़के लिख सकते हैं। ठीक, अगर हम वृक्ष लिख दिए, वृक्ष का हम वचन लिख देंगे वृक्षों। अगर जिसका वचन चेंज हो गया तो हमेशा वो जातिवाचक रहेगा, पहली पहचान। दूसरी पहचान देखिए क्या करेंगे, इसका कभी भी जातिवाचक की दूसरी पहचान देखिए क्या है। जातिवाचक की दूसरी पहचान हमेशा होती है, हम उसका जातिवाचक की दूसरी पहचान, पहली पहचान हो गई, हम उसका वचन चेंज कर लेंगे। देखिए लड़का से लड़के हो गया, और लड़के रहेगा तो उसको लड़का कह देंगे, मैंने एक बहुवचन से एक वचन, एक वचन से बहुवचन, ये हमेशा होता है, तो वो जातिवाचक रहेगा। दूसरी पहचान क्या इसकी है, यह इसका नाम परिवर्तन नहीं हो सकता, नाम बदला नहीं जा सकता, नाम बदला नहीं जा सकता। मतलब जो समाज में उसका नाम दिया गया वो नाम हमेशा रहेगा, कोई बदल नहीं पाएगा, नाम बदला नहीं जा सकता। ये इस ट्रिक से आप देख सकते हैं कि वो जातिवाचक है कि भाववाचक है। इसका मतलब क्या, देखिए लड़का को हमेशा लड़का ही कहा गया है, कभी लड़का को लड़की नहीं कह सकते। जैसे गाय को हमेशा आप गाय ही कहेंगे, इसको घोड़ा नहीं कह सकते। एक आम को हमेशा आम ही कहा गया, इसको कटहल नहीं कहा गया। मतलब जो नाम परिवर्तन नहीं होगा वो जातिवाचक रहेगा। और दूसरी चीज वहीं पर व्यक्तिवाचक की क्या पहचान है, व्यक्तिवाचक अगर आपको छांटना है तो व्यक्तिवाचक की सीधी पहचान है, उसका वचन नहीं बदलेगा, बहुवचन नहीं होगा, बहुवचन नहीं होगा, यह हमेशा याद रखिएगा। अगर वो व्यक्तिवाचक है तो उसका बहुवचन नहीं होगा। और दूसरा, नाम बदला जा सकता है, जब चाहिए तब नाम बदल लीजिए, नाम बदला जा सकता है। ये पहचान किसकी है, व्यक्तिवाचक की। 2 पहचान रखिएगा, क्या क्या, व्यक्तिवाचक की पहचान कर रही है तो क्या है, उसका बहुवचन नहीं हो सकता, कभी उसका बहुवचन होगा ही नहीं। दूसरा क्या है, उसका नाम बदला जा सकता है। एक उदाहरण देखा जाए कैसे, अब इसमें हम दिखा सकते हैं क्या, जैसे हम कहते हैं, एक सबसे आसान उदाहरण ले लें। अभी यूपी का एक जिला था फैजाबाद, इलाहाबाद, आपने सुना भी होगा, जानते भी हैं इसको। अब देखिए हम क्या बताएं, व्यक्तिवाचक वास्तव में यह है, इसका वचन तो चेंज नहीं होगा, फैजाबादों नहीं होगा, इलाहाबादों नहीं होगा। अगर आप काशी कह रहे हैं, काशी प्रदेश, बनारस, कहीं भी देवरिया, गोरखपुर, कहीं भी आप कह रहे हैं, पीलीभीत, झांसी, कुछ भी कह रहे हैं, तो इसका वचन नहीं बदल सकते। फैजाबादों नहीं होगा, गोरखपुरों होगा, लखनऊ नहीं होगा, उसका वचन नहीं चेंज हो सकता। भारत भी ले लीजिए, भारत का बहुवचन भारतों नहीं कह सकते। ठीक, अगर आपने कह दिया मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेशों, बिहारों, कोई भी आप नाम देख लीजिए, उसका वचन नहीं चेंज हो सकता। आप अपना नाम लेकर देख लीजिए, आपका नाम बहुवचन नहीं होगा। जिसका भी बहुवचन नहीं होगा, ये कलम है तो कलम, कलमों लिखा जा सकता है,
लेखनियाँ लिखी जा सकती है, किताबें लिखी जा सकती है, घरों कहा जा सकता है, विद्यालयों कहा जा सकता है, पेड़ों कहा जा सकता है। जिसका बहुवचन होगा वो हमेशा जातिवाचक रहेगा, और जिसका वचन लाख कोशिश कर लीजिए नहीं बदलेगा वो हमेशा आपका व्यक्तिवाचक रहेगा, तो बहुवचन नहीं होगा। दूसरा पहचान क्या बतले हैं कि नाम जब चाहिए बदल सकता है। जैसे किसी का नाम मान लीजिए रवि है, वह 1 से 5 तक पढ़ा और उसका नाम उसके गार्जियन रवि लिखा है, लेकिन जैसे कक्षा 6 में पहुंचा, कुछ लोगों का इसका नाम ठीक नहीं लग रहा है, आधार कार्ड पे इसका संशोधन करा दीजिए, इसका नाम अब से गुलशन लिख दीजिए, कहेंगे अब इसका नाम गुलशन रहेगा। तो हमेशा जानिएगा जो व्यक्तिवाचक रहेगा, रवि भी व्यक्तिवाचक था, इसका नाम अब से गुलशन पड़ गया। फैजाबाद था, इसका नाम अयोध्या रख दिया गया, जो पहले से था अयोध्या बनाया गया। उसी प्रकार देखिए इसका प्रयागराज हो गया। तो दो चीजें आपको एकदम स्पष्ट हो जाएंगी कि जिसका वचन चेंज नहीं होगा वो व्यक्तिवाचक होगा, जिसका नाम जब चाहे बदल लीजिए वो हमेशा क्या रहेगा, व्यक्तिवाचक रहेगा। अब प्रश्न में क्या पूछा है वो देखा जाए। प्रश्न पूछा है तेजाब, तो देख लीजिए, अब अगर चाहें तेजाबों कहेंगे यह जातिवाचक है, लेकिन यह वैसे भी देखने से पता चला एक प्रकार का द्रव्य है, ठोस है कि द्रव है कि गैस है, उससे मतलब क्या है, इसका हम लोग भाववाचक नहीं लेंगे। भाववाचक वो होता है जिसको हम लोग देख नहीं सकते, महसूस केवल कर सकते हैं। जैसे दया, अगर दया को हमको देखना है तो दया देख नहीं सकते, हम केवल दया दिखा सकते हैं। कोई कह सकते हैं रुदन, आंसू, रुलाई जो भी होता है, अगर कोई कह रहा है कि हमारे घर में चोरी हो गई है, तो अगर सारे लोग पहुंचे उसके घर में देखने के लिए, तो चोरी जो होती है वो दिखती नहीं है। बहुत होगा तो उसका टूटा हुआ बॉक्स दिखेगा, टूटे हुए घर दिखेंगे, जहां से तोड़ा गया वो दिखेगा, लेकिन चोरी नहीं दिखेगी। तो यह दिखती नहीं है, महसूस होती है। दया मतलब जो चीजें ऐसी हैं जो आपको दिखती नहीं है। ईमानदारी, ये भी समस्या बढ़ जा रही है। चलिए हम लोग किस प्रश्न को देखें तो उसी को देख लिया जाए। हम लोग प्रोबेल बैठा नहीं जाता, धीरे धीरे पढ़ता, इसमें हो गया, यह भी हो गया है। अकर्मक सकर्मक, यह भी हो गया। 7वां घोड़ा हो गया है, अग्नि का हो गया है। ये भी प्रश्न हो गया है। अब नाव, हैंद, सवा शेर, खाने की इच्छा, किंडरगार्टन। चलिए हम लोग इसी प्रश्न पर थे। देखिए इसमें पूछा था किंडरगार्टन शिक्षण पद्धति के जन्मदाता कौन थे, बता दिए कि ये कौन थे, आपके फ्रोबेल थे। वो जान लीजिए खेल के लिए बच्चों को लाए, खेल खेल में हम बच्चों को कैसे सिखा देंगे। कई चीज़ें आजकल भी देखिए वही पद्धति आ रही हैं, छोटे छोटे बच्चों को खेल के माध्यम से सिखाया जा रहा है। तो किंडरगार्टन शिक्षण पद्धति के जन्मदाता फ्रोबेल हैं। हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देख रहे हैं। पूछा है प्रवर का विलोम। देखिए विलोम से भी प्रश्न आया हुआ है, और ज़्यादातर आपके टेट में जो विलोम पूछे गए हैं वो कहीं न कहीं से उपसर्ग को लगाकर या बनाकर पूछे गए हैं। अभी देखिए इसके पहले हम दिखाए थे आपको, अन से लगाकर पूछा था, अन उपसर्ग लगाया था, और कहीं कहीं अ लगाया था, कहीं कहीं प्र लगा, आप देखिए प्र लगा कर दे दिया है। अब प्रवर है, एक शब्द है प्रवर। अब प्रवर का विलोम पूछा है, तो सबसे पहले हमको ये दिमाग में आना चाहिए प्रवर का अर्थ क्या होता है। तो प्रवर का अर्थ देखिए होता है श्रेष्ठ जन। जो श्रेष्ठ जन होते हैं उनको हम लोग प्रवर बोलते हैं। श्रेष्ठ व्यक्ति होता है जिसको लोग उत्तम व्यक्ति की संज्ञा देख ले तो उसको हम प्रवर की संज्ञा कहते हैं, प्रवर के नाम से जानते हैं। अब प्रवर का विलोम पूछा है तो अंतिम है नहीं, सशक्त प्रशस्त हो गया, अप्रशस्त हो गया, इसका मैं यह भी नहीं है, ये अवर है। देखिए मेन शब्द है वर। वर का देखिए श्रेष्ठ के लिए आता, वर वधु दिया है, तो वर का मतलब भी होता है श्रेष्ठ। और यहाँ प्र मतलब विशेष रूप से, तो जो विशेष रूप से है तो वह प्रवर कहलाता है। तो इसके आगे अ लगा देंगे तो अवर जो होता है वही उसका विलोम है। अ का मतलब नहीं, हम बार बार बताते चलते हैं कि अ का मतलब नहीं होता है। तो जो नहीं है श्रेष्ठ वह अवर की संज्ञा में आता है, इसका विलोम अवर हो जाएगा। उपचारात्मक शिक्षण में किस अध्यापन प्रक्रिया का प्रयोग अधिक किया जाता है। उपचारात्मक जानते हैं, डायग्नोसिस करना, हमको उपचारात्मक करना है। क्या करना है, उपचार कैसे करना है। अगर किसी भी विषय में आपको उपचार करना, उपचारात्मक का क्या मतलब है, उपचारात्मक शिक्षण। अब उपचारात्मक शिक्षण क्या होता है। उपचारात्मक का मतलब ही है कि अगर हम कोई चीज़ सिखा रहे हैं, कोई विषय आप सिखा रहे हैं
और सिखाने के बाद भी वह क्लास में कुछ बच्चे ऐसे रह जाते हैं जो लर्निंग अधिगम से पीछे रह जाते हैं, उनका अधिगम नहीं हो पाता, वो सीख नहीं पाते हैं, बार बार सिखाने के बाद भी उसमें पीछे रह जाते हैं। तो हम लोग उसका उपचार करते हैं। उपचार का मतलब क्या है, वो खोजेंगे कि वह कमी कहाँ रह गई, उस कमी को खोजने के पीछे हम उस कमी को खोजेंगे और उसके बाद क्रमवार एक एक स्टेप लेकर उसको सिखाने का प्रयास करते हैं। वही आपका उपचारात्मक शिक्षण में आता है कि उसको मात्रा समझ में नहीं आती है, गिनती समझ में नहीं आता, या जोड़ घटा नहीं पड़ता, गुणा कर नहीं कर पाता, वाक्यांश को बोल नहीं पाता, शब्द को मिला नहीं पाता, मात्रा को पहचान नहीं पाता, ये सारी चीज़ें उस उपचारात्मक शिक्षण के अंतर्गत लाई जाती हैं कि उसके कमियों को दूर किया जाता है। अब पूछ रहा है उस उपचारात्मक शिक्षण में किस अध्यापन प्रक्रिया का, अगर वह अध्यापक है तो कौन सी अध्यापन प्रक्रिया लाएगा, मतलब अध्यापक अध्यापन करना चाहता है, पढ़ाना चाहता है तो कौन सा प्रयोग करेगा जिसमें सबसे अधिक वह काम करे, तो वह उपचारात्मक शिक्षण में आएगा। प्रश्न यही है। तो क्या सामाजिक होगा, व्यक्तिगत होगा, यांत्रिक होगा या वाचन होगा? देखिए इसमें व्यक्तिगत नहीं हो सकता, सामाजिक नहीं हो सकता, यांत्रिक। अगर वाचन करेंगे, बार बार उसका वाचन करेंगे, बोलेंगे, तो वाचन के कारण वह जो कमी रह गई है, चूंकि आप बार बार उसका वाचन करेंगे, बोलेंगे, जितनी बार बोलेंगे उतनी बार वो बच्चा सुनेगा। अब सुनेगा, चूंकि व्यक्तिगत आप कर नहीं सकते, चूंकि व्यक्तिगत आप नहीं कर सकते, सामाजिक से इसका कोई लेन देन नहीं। यांत्रिक मतलब यंत्र के सहारे अगर आपको उसको सिखाएंगे तब बच्चा उसमें एक्टिवेट नहीं होगा, मुखर नहीं होगा, बच्चे को उसमें लगना चाहिए, बच्चा खुद उसमें इन्वॉल्व होना चाहिए, तब वह काम होगा। यांत्रिक से कोई मतलब नहीं है, सामाजिक से यहाँ व्यक्तिगत हो नहीं सकता। तो वाचन आप करेंगे, वाचन के सहारे हम अध्यापन, चूंकि यहाँ अध्यापक के लिए है तो अध्यापक के लिए है, अध्यापक का काम केवल वाचन करना है, तो वाचन से ज़्यादातर उसका प्रभाव पड़ेगा। अगला प्रश्न देखिए क्या है। सखी पिया को जो मैंने देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतिया में किस कवि की पंक्तियां हैं? अब यहाँ पर देखिए कोई अलंकार नहीं पूछा है, इसमें कुछ ऐसी कविताएं आ जाती हैं जो पढ़े लिखे हैं तब भी, नहीं पढ़े लिखे हैं तब भी, ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मिलती जुलती हैं। तो वहाँ पर यह आपको हर हाल में रटना ही पड़ेगा, या कभी काल आपके सामने ऐसी कविताएं आ जाएंगी तब आप समझ पाएंगे। यहाँ पर यह जो कविता है यह अमीर खुसरो की है, क्योंकि अमीर खुसरो पहेलियों के लिए प्रसिद्ध हैं, जानते हैं, उनके लिए यह कविताएं हैं। फिर पूछा है जूठन, देखिए फिर यहाँ पर आत्मकथा भी एक पूछा था, कफन कहानी का, प्रेमचंद के लिए। यहाँ फिर पूछा है कि जूठन आत्मकथा के लेखक कौन है? पिछली बार में आपको दिखाया गया था कि प्रेमबदा मन्नू भंडारी, उसमें आपकी पूछा है कि फिर एक आत्मकथा है, ये आत्मकथा किसकी है? तुलसी राम की है, केवल भारती की है, शिवराज सिंह बेचैन की है। यहाँ पर जूठन जो है यह ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना है। जूठन कई बार पूछा है, इसको ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा आत्मकथा है। ये रचनाएं कई बार पूछी जाती हैं, मिलती जुलती रचनाएं हैं, इस कारण जूठन जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना है। फिर पूछा है शब्द बाग दिखाना, देखिए फिर मुहावरा आ गया है, एक पीछे लोकोक्ति आई थी, अब की बार मुहावरा आ गया है। लोकोक्ति और मुहावरे में अंतर होता है। लोकोक्ति होती हैं जो लोक में उक्ति होती हैं, संसार में उसकी कहावतें होती हैं। उक्ति होती है जो बोलचाल की भाषा में प्रयोग किया जाता है, व्यवहारिक भाषा में प्रयोग करते हैं। जैसे एक कवि थे जिसको हम लोग बोलते हैं कि घाघ, उनके कई सी लोकोक्त और कहावतें आती हैं। यहाँ पर आपको पूछा है, यह चूंकि मुहावरा है नहीं तो इस नाते घाघ की कहावतें प्रसिद्ध हैं। यहाँ पूछा है धुन लग जाना, विस्तृत अनुभव होना, पीछा छुड़ाना, अच्छी बातें कहकर भकाना। अब सब्ज बाग दिखाना होता है, और सब्ज बाग दिखाने का मतलब क्या है? तो धुन लग जाना यह नहीं है, विस्तृत अनुभव होना यह भी नहीं है, पीछा छुड़ाना नहीं है, अच्छी बातें कहकर बहकाना, मतलब अगर आप किसी को अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, करेंगे कुछ नहीं, केवल आप बार बार उसको बोलते रहेंगे, यह कर देंगे, वह कर देंगे, ऐसा कर देंगे, ऐसा वैसा हो जाएगा, तो आप सब्ज बाग दिखा रहे हैं। इसका मतलब अच्छी बातें कहकर केवल बहका रहे हैं, उसके लिए शब्द है सब्ज बाग दिखाना। फिर पूछा है जब कर्ता एक क्रिया समाप्त करके दूसरी क्रिया में संलग्न होता है तो पहली क्रिया क्या कहलाती है? देखिए यहाँ पर पूछा है जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर ले और फिर दूसरी क्रिया शुरू करे, दूसरी क्रिया में संलग्न होता है तो पहली क्रिया क्या कहलाती है?
पहली क्रिया देखिए पूर्वकालिक क्रिया होती है। जब एक क्रिया समाप्त होती है उसके बाद दूसरी शुरू करते हैं तो पहली क्रिया को हम लोग पूर्वकालिक क्रिया बोलते हैं, सीधा सा है पूर्वकालिक क्रिया। अभी देखिए फिर अलंकार से दूसरा प्रश्न आ गया। अभी बताए हैं अर्थ भले न आए, लेकिन देखिए ये घा की कहावतें, कई कहावतें ऐसी हैं। फूले का सकल मई छाई जन जानो वर्षा प्रकट बुढ़ाई। इसका मतलब यही है कि अगर आप देख लीजिए कि जब इसको अलग भी कहते हैं, जब देखो कि काश फुलाई तब जानो कि वर्षा बुढ़ाई, मतलब यही है अगर वर्षा का मौसम होता है, जब वर्षा ऋतु समाप्त के कगार पर होती है और समाप्त के बाद यह देख कर कैसे पहचानेंगे। आज तो हमारे पास संसाधन बहुत हो गए हैं, हम लोग देख कर पहचान लेते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ घाघ जैसे हमारे कवि थे, वह घाघ की कहावतें बहुत प्रसिद्ध थी। वो खासकर खेती के लिए प्रसिद्ध थी। जैसे आवत आदर ना दियो जात न दीनो हस्त, घाघ कहें पछताएंगे पाहुन और गृहस्थ। ये घाघ की कहावतें हैं, इसी से मिलती जुलती हैं। वो क्या कहा गया है, आवत आदर ना दियो, एक शब्द है आदर और एक होता है आद्रा नक्षत्र। अब देखिए किसान जो है धान के लिए बुआई कर रहे हैं, बीज डाल रहे हैं, नर्सरी तैयार कर रहे हैं, तो वहां भी उनकी कहावतें थी। आवत आदर ना दियो, आवत आदर ना दियो, और जात न दीनो हस्त, घाघ कहें पछताएंगे पाहुन और गृहस्थ। इसका मतलब यही है, अगर आप आते समय अपने, इसका दो अर्थ होता है। आवत आदर ना दियो, अगर आपके घर कोई मेहमान आया है, आप आते ही आदर नहीं दिए, आवत आदर ना दिए, ठीक है, किसी कारण से आप भूल गए, उसका आदर नहीं कर पाए, सम्मान के नमस्ते प्रणाम बंदगी नहीं कर पाए। और जात न दीनो हस्त, देखिए दूसरा शब्द आया हस्त। अब देखिए दोनों का दो अर्थ है, एक आदर है, एक हस्त है। हस्त के लिए देखिए एक हथिया नक्षत्र होता है। हथिया, जो पुराने लोग हैं वो समझ जाते हैं, हथिया चल रहा है, आद्रा चल रहा है, कहते हैं ना कि अब यह नक्षत्र आ गया है, यह पूर्वा है, उत्तरा है, बोलते हैं ना ये नक्षत्र चल रहे हैं। तो दो नक्षत्र होते हैं, दो अर्थ में है यह। एक है आवत आदर, अगर कोई व्यक्ति आया है, आते आते आप उसका सम्मान नहीं किए हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं। जात न दीनो हस्त, जाते जाते आप हस्त कर दीजिए, तभी वो खुश हो जाएगा, चलिए अच्छा ठीक है, किसी कारण से भूल गया, जाते उसको प्रणाम कर लिया तो वो व्यक्ति भूल जाता है, चलिए ठीक है, आते समय किसी कारण में जल्दीबाजी में रहा होगा, भूल गया होगा, लेकिन जाते जाते हमारा सम्मान कर दिया तो वो खुश हो जाता है। यहाँ पर देखिए ये हस्त और आदर, ये पहला अर्थ निकल गया किसमें, मेहमान के लिए। ये मेहमान के लिए प्रयोग हो गया, अतिथि के लिए प्रयोग हो गया। आवत आदर ना दियो, आते आपने आदर नहीं किया, और जात न दीनो हस्त, तब भी आपने हंस नहीं दिया, तो घाघ कहें पछताएंगे, कौन कौन, पाहुन। पाहुन का मतलब वही है, कौन, पाहुन से मतलब है आपका वही मेहमान। और दूसरा क्या बता रहे हैं, गृहस्थ। जो गृहस्थ हैं वह भी, अब गृहस्थ देखिए इस अर्थ में आया है। अब देखिए धान के अर्थ में है, आवत आदर ना दियो। पहले की खेती जो है बारिश पर आधारित होती थी, ऊपर से लोग देखते थे कि अगर बारिश हो रही तब तो ठीक है। आवत आदर ना दियो, धान की खेती में अगर आद्रा नक्षत्र में बारिश नहीं हुई तो आवत आदर ना दियो। आदर का मतलब आद्रा नक्षत्र, अगर आद्रा नक्षत्र में अगर उस समय बारिश नहीं हुई तब भी किसान किसी ने तरह से ट्यूबवेल चलाकर, नहरों के माध्यम से अपने खेत में नर्सरी तैयार कर लेता है, उसको एक उम्मीद रहती है आगे बारिश होगी। आवत आदर ना दियो, आद्रा नक्षत्र में बारिश नहीं हुई। जात न दीनो हस्त, वो किसी तरह अपने धान में पानी चला चला कर वो खेती तैयार कर लिया है, अब धान जो है तैयार है, पकने के कगार पर है। और उस समय अगर उसने, कौन, इसी नक्षत्र ने, कौन, हथिया नक्षत्र एक बोला जाता है। हथिया नक्षत्र जो होता है अंतिम पानी को तैयार होता है, अंतिम पानी के लिए, तो हथिया नक्षत्र अगर उस समय पानी बरस देता है तो फसलें जो है पक जाती हैं, धान जो है तैयार हो जाता है। तो दोनों का अर्थ है, अगर शुरू में आद्रा नक्षत्र नहीं बरसा तो हथिया बरसना चाहिए, तब फसल तैयार हो जाएगी। पाहन के अर्थ में है कि अगर आपने आते आते आदर नहीं दिया तो जाते जाते हाथ दे दीजिए, तब भी हो जाता है। तो उसी प्रकार यहाँ पर है, फूले का सकल मही छाई जन वर्षा ऋतु प्रकट बुढ़ाई। इसका मतलब है अगर आपने काश देख लिया है, काश जिसकी मंडई तैयार की जाती है, मंडप तैयार करवाते हैं कहीं कहीं, तो वहाँ पर जो काश होती है अगर फूल गई, उसमें फूल आ गए सफ़ेद सफ़ेद, तो उसका मतलब ये है, मान लिया जाता है कि वो मौसम की दाढ़ी है। तो ये मान के चलिए कि बारिश नहीं होने वाली है। क्यों, जानू जानहूँ। अब जान लीजिए वर्षा ऋतु प्रकट बुढ़ाई, अब जो वर्षा ऋतु बूढ़ी हो चली है,
अब बारिश नहीं होने वाली है तो काश जैसे फूल जाती है, लोग मान लेते हैं बारिश नहीं होगी। अगर आपको अपनी फसल तैयार करनी है तो आप ट्यूबवेल से, नहर इत्यादि से पानी का साधन देखिए, चूँकि वो वर्षा ऋतु अगर जो काश है अगर फूल गई है, उसमें फूल आ गए हैं, सफ़ेद सफ़ेद हो गया चारों तरफ, नदियों के किनारे दिख रहा है कि काश फूल चुकी है, तो ये मान लीजिए कि ऋतु बुढ़ा गई है। यह कौन सा अलंकार है? सीधे सीधे अलंकार में जाएंगे तो उत्प्रेक्षा अलंकार में आएगा। देखिए विकल्प में है तो उत्प्रेक्षा अलंकार में आएगा, विकल्प यहाँ से है, निकाल लीजिएगा। अगला देखिए क्या है, 2-3 प्रश्न और हैं। घर, पहाड़ और नदी की संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। अभी आपको हम चर्चा किए थे कि जिसका वचन चेंज कर लीजिए, अगर वचन चेंज कर ले गए तो मान लीजिएगा वो क्या होंगे, किस संज्ञा में आएंगे, जाति में रहेगा कि व्यक्ति में रहेगा कि भाव में रहेगा, देखते ही पहचान लीजिए। क्या वह जातिवाचक रहेगा कि भाववाचक रहेगा, गुणवाचक है कि द्रव्यवाचक, किस में आएगा? आप देख लीजिए। घर का वचन चेंज करिए, पहले तो वचन चेंज करके देख लीजिए। घर जो है आपको दिखता है, जब दिखता रहेगा तो ये गारंटी है भाववाचक नहीं होगा, क्योंकि भाववाचक संज्ञाएं दिखती नहीं है, केवल हम महसूस कर सकते हैं। इसका मतलब ये भाववाचक नहीं है, कट कर दीजिए। अब क्या है, द्रव्य है नहीं, द्रव्य में तो आ रहा है, लेकिन द्रव्य में बताए थे कि जिसका हम लोग वचन नहीं चेंज करते। द्रव्य की एक पहचान और इसका वचन नहीं बदला जाता है, वचन नहीं बदलते हैं द्रव्य में भी। अब बच गया कौन, या तो गुण होगा या फिर भाव होगा। तो गुणवाचक संज्ञा, देखिए गुणवाचक संज्ञा होती है क्या, कोई जानते हैं? गुणवाचक संज्ञा आपकी क्या है, व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है, भाववाचक है, उसके बाद गुणवाचक कोई संज्ञा ही नहीं है। तो बच गया कौन आपका, जातिवाचक। और जातिवाचक की पहचान क्यों है, क्योंकि आप घर का वचन चेंज कर लेंगे। घर का वचन आप घरों कह लेते हैं, घरों में सफाई हो रही है आप घरों कह देते हैं, सही है, वचन चेंज हो गया। फिर पहाड़, पहाड़ का भी वचन चेंज करके देख लेंगे, बदल जाएगा, पहाड़ों हो जाएगा, सही बात है। फिर नदी का भी वचन चेंज कर लेंगे तो नदियाँ लिख देंगे, इसका भी वचन चेंज हो गया। तो जिसका भी वचन आराम से चेंज हो जाए, हम जिसका वचन बदल लें, जान लीजिए वो जातिवाचक है। अगला देखिए क्या है, सर्वनाम। सर्वनाम से देखिए प्रश्न आया, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, इससे हर हाल में प्रश्न आते हैं। और जितने भी पेपर पीछे हैं पीवाईक्यू के, सब में आ रहा। देखिए, उसने कुछ नहीं खाया, इसमें कुछ किस प्रकार का सर्वनाम है, ये सर्वनाम कौन सा है? हम बताए थे सर्वनाम 6 प्रकार का होता है। उसके लिए बताए थे आपको ट्रिक कि पुरुष का निश्चय, निश्चय निज संबंध का प्रश्न है। ये बार बार हम बताते हैं, इसको रट लेंगे। 6 प्रकार आ जाता है। क्या? पुरुष का निश्चय, अनिश्चय। इसके बाद 10 मिनट बाद, जहाँ ये सेशन समाप्त होगा उसके 10 मिनट बाद हम लोग संस्कृत के लिए लौटेंगे। पुरुष का निश्चय, अनिश्चय निज संबंध का प्रश्न है, निज संबंध का प्रश्न है। बस आपका सभी सर्वनाम का प्रकार आ गया, निज संबंध का प्रश्न है। आप इसको बोलते रहेंगे तो आपको सर्वनाम के प्रकार हमेशा याद रहेंगे। क्या? पुरुष का निश्चय, अनिश्चय निज संबंध का प्रश्न है। अब देखिए 6 प्रकार हो गए। कौन कौन? पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। पूछा क्या है? उसने कुछ नहीं खाया। तो जो कुछ शब्द आया है, यह कुछ किस सर्वनाम का बोधक है? प्रश्न तो है, लेकिन प्रश्न में बताए थे कब, क्यों, कहाँ, कैसे, ये सब आते हैं, तो यह आया नहीं है, प्रश्नवाचक बिल्कुल नहीं है। संबंध कुछ है नहीं। अब यहाँ पर निजवाचक बताए थे, पिछला जो पीवाईक्यू आया था आप आता है तो अब वो निजवाचक में चला जाता है, यह भी नहीं है। अब सीधे सीधे बच गया अनिश्चय। अनिश्चय का मतलब होता है कि जहाँ पर कुछ निश्चित ना हो, उस अनिश्चय के लिए केवल और केवल 2 प्रश्न हैं, प्रश्न नहीं बल्कि 2 शब्द हैं। उन शब्दों को रट लीजिए। एक होता है कोई और एक होता है कुछ। अगर कोई और कुछ दे दिया तो जान लीजिए वह आपका अनिश्चयवाचक है। जैसे हम कह दें कोई आया है, कोई आया है, कुछ तो है। अब ध्यान दीजिए, कोई आया है, जैसे हम कह दें घर पर कोई आया है। जैसे आप कहें घर पर कोई आया है, निश्चित रूप से वह कोई न कोई व्यक्ति रहेगा, किसी न किसी का नाम होगा। फिर बाहर से कोई जाके देखेगा, कहेगा नहीं तो महेश आए हैं। अब देखिए, महेश के स्थान पर कोई आया है,
संज्ञा के स्थान पर एक शब्द प्रयोग हुआ कोई, तो जो चीज संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होती है वही सर्वनाम होती है। लेकिन ये किस रूप में प्रयोग हुई, वह 6 प्रकार की बात हो रही है। तो जो प्रयोग हुआ अनिश्चय है, क्लियर नहीं हो पा रहा है। कोई बालक बाहर से देख रहा है, बता रहा है कोई आया है, घर में कोई आया है। तो घर में कोई आया है तो कोई वह देख नहीं पा रहा, उसके मन में संशय बना हुआ अनिश्चय की स्थिति है। इस कारण जान लीजिए, अगर कोई आ गया और कुछ, जैसे कह दिया जाए दाल में कुछ है या चाय में कुछ गिरा है, अगर ऐसे देख लीजिए चाय में कुछ है, चाय आपने दिया किसी को, पता चला हल्का सा तिनका कहीं से गिर गया, आपने बोला चाय में कुछ है। इसमें पूछ दिया कौन सा सर्वनाम है ये कुछ। अब देखिए चाय में कुछ है, अब कुछ जो है निश्चित रूप से हो सकता है वो चींटी हो। अब देखिए चींटी निश्चित रूप से संज्ञा थी जातिवाचक, अब चींटी के स्थान पर कुछ आ गया, तो कुछ जो है वह चींटी के स्थान पर आया है, तो संज्ञा के स्थान पर जो आया वो सर्वनाम था। लेकिन किस रूप में आया, वो अनिश्चय की स्थिति थी। कुछ है तो बाद में पता चलेगा क्या है, लेकिन पहली बार में वो कुछ है तो रट लीजिएगा। कोई पूछेगा, कुछ पूछेगा, वो हमेशा अनिश्चयवाचक सर्वनाम आएगा। अंतिम प्रश्न के साथ साथ इसके बाद एक प्रश्न और बचेगा। निगमन प्रणाली का प्रयोग किस प्रकार के शिक्षण में होता है? देखिए, एक निगमन होता है या आगमन होता है। एक होता है आगमन विधि, आगमन विधि, और एक होती है निगमन विधि, निगमन। तो इसको देख कर हम पहचान सकते हैं कौन विधि में होता है। जब पहले नियम लगाया जाता है तो निगमन होता है। देखिए यहाँ पर नी है, तो नी जहाँ पर है जान लीजिए, अगर पहले आप किसी को नियम बता दिए, नियम बताकर तब आप उसका उदाहरण दिए, तो पहले अगर आप नियम बना लिए तो जान लीजिए नी से नियम, नी से निगमन। अगर पहले आप किसी को नियम बता रहे हैं तो वो निगमन में आएगा। और पहले उदाहरण बता रहे हैं, देखिए ऊ तो है नहीं, लेकिन उदाहरण का शब्द ऐसे मिलेगा, लिखावट और बनावट बिल्कुल ऊ जैसी है, तो उदाहरण के लिए क्या होता है आगमन। पहले आप उदाहरण बताएंगे और फिर नियम बताएंगे, तब आपका वो आगमन रहेगा। लेकिन पहले नियम बता दिए और फिर आपने नियम बताकर फिर उसका उदाहरण बताया। जैसे हमने आपको बताया कि जो वह शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं, हमने पहले नियम आपको बता दिया, फिर आपको बता दिया। जैसे कोई कुछ उदाहरण दे रहे हैं तो पहले हम नियम बता दिए और फिर उसके बाद उदाहरण दे रहे हैं, तो वो क्या होता है, निगमन होता है। लेकिन पहले उदाहरण बता दिए, देखो यह कलम है, यह कॉपी है, यह पेन है, यह घर है, यह दरवाज़ा है, ये जानते हो इसको क्या कहते हैं, तब कहेंगे नहीं, तब बताएंगे नहीं। यही जितना चीज़ें हम बता रहे हैं, दुनिया के सारे नाम ये संज्ञा होते हैं, तब हम संज्ञा को बताते हैं। अब वहाँ पे हम उदाहरण देकर फिर नियम पर आते हैं, तो आगमन है। यहाँ पर पूछा है निगमन प्रणाली का प्रयोग किस प्रकार के शिक्षण में होता है, तो सीधा सीधा देखिए, जब हम व्याकरण पढ़ाते हैं कंप्यूटर में कोई नियम कानून नहीं बताते, वहाँ पर नियम सिखाया नहीं जाता, गद्य लेखन में भी नहीं, खेल में भी नहीं है। तो ज़्यादातर व्याकरण में पहले नियम पढ़ाया जाता है। जैसे आपको संधियाँ पढ़ानी है, संधि आप सीख रहे हैं तो संधि के लिए पहले क्या पढ़ाया जाएगा, उसका नियम सिखाया जाएगा। स्वर के बाद स्वर आएगा, व्यंजन के बाद व्यंजन आएगा, किसके बाद क्या आएगा, पूरा नियम सिखाएंगे। तब कहेंगे देखो जैसे सदैव, कहेंगे हाँ, पूछेंगे कौन संधि, मतलब आप नियम बताकर। तो सीधा सीधा है, निगमन प्रणाली में हम लोग व्याकरण के शिक्षण का प्रयोग करते हैं। अंतिम प्रश्न पूछा है आपका तत्सम क्या है। देखिए अब एक नया शब्द मिल गया, आपका तत्सम। यहाँ पर बहुत रेयर प्रश्न पूछा गया था, तो बड़ा अच्छा प्रश्न है। निज है नहीं, यहाँ पर निज तत्सम नहीं पूछा है। अब एक चीज और जानिएगा, तत्सम जो होते हैं बिल्कुल बिगड़े हुए संस्कृत के रूप होते हैं। अब संस्कृत का रूप क्या मतलब, जैसे आंख कह दिए हम, अब ज्यादातर पूछ देता है आंख का तत्सम, तो लोग कहते हैं नेत्र हो गया। नेत्र नहीं है, आंख का तत्सम नेत्र नहीं होता है, क्योंकि बिल्कुल तो सही है, इसकी पर्यायवाची हो जाती है। तत्सम वही शब्द होते हैं जो उससे मिलते जुलते हैं और बिल्कुल दिखते कैसे हैं उस पर ध्यान देते हैं हम। अब आंख है, अगर आंख का आपसे पूछा कि भाई इसका आंख का तत्सम बता दो, तो लगभग बताए हैं बिगड़ा हुआ रूप आता है। जैसे हम लोग गेहूं कहते हैं, वास्तव में अब तो गेहूं हो गया, लेकिन शुरुआत में इसका रूप जो है वो गोधूम था। अब गोधूम बिगाड़ते 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 आज गांव की भाषा में उसको गेहूं कहीं कहीं बोला जाता है, लेकिन वास्तव में वो गोधूम था। फिर बिगड़ के आया क्या, गेहूं। अब देखिए जो गेहूं गेहूं बोला गया है तो वो उस रूप में आना चाहिए था, तब यह होगा। इसका मतलब आंख का अगर पूछा है तो अक्ष कहा जाता है, तो अक्ष का मतलब होता है आंख होता है। अब यहाँ पर पूछा है आप, तो देखिए बिल्कुल मिलता जुलता शब्द नहीं है, नेत्र और आंख की तरह आपको दिखा दिए। यहाँ पर यह निज नहीं होगा, वह निजवाचक सर्वनाम के लिए था। अपनापन है नहीं, आत्मजा है नहीं। आत्मजा देखिए बालिका स्त्री कहें, ये बालिकाओं की लड़कियों के लिए इसका आता है पर्यायवाची, यह भी नहीं है। यह आप जो है आत्मा के लिए आया हुआ था। तो आज के लिए इतना ही, इसके 10 मिनट बाद हम लोग फिर उपस्थित होते हैं संस्कृत के
13 के बाद 14 में क्या आया था PYQ। हम लगातार PYQ लेके चल रहे हैं और आज जो लोग देख रहे हैं उनको ये समझ में आ रहा है कि पिछला PYQ कहीं न कहीं पुराने PYQ से जोड़ा गया है। और जब फिर मॉडल पेपर तैयार हो जाएगा, लगभग मॉडल पेपर हम 5 के बाद से दिखाने लगेंगे आपको, 15 दिनों में पूरा मॉडल पेपर तैयार हो जाएगा और 5 तारीख से आपका हिंदी का, संस्कृत का और EVS के ये मॉडल पेपर जो है आपको दिखने लगेंगे लगभग 50-50 क्वेश्चन के साथ। और जितने हैं लगभग आए हुए प्रश्नों में रहेंगे, हूबहू वही प्रश्न आए हैं, सीटेट से बिल्कुल अलग है, बहुत सामान्य होता है, बहुत आपको उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है कि कैसे आएगा। कुछ विधियों पर ध्यान देना है, कुछ नियम पर ध्यान देना है, जिस नियम के सारे आप उसको कर लेंगे, रटते रहेंगे। बहुत अंदर से चीज़ें नहीं पूछी जाती हैं, जो हमारे 6, 7, 8 से प्रश्न हैं, किताबें हैं, उन्हीं से प्रश्न उठाए जाते हैं। 10 प्रश्न ऐसे होते हैं, 20 प्रश्न आपके हिंदी हों, चाहे संस्कृत हों, चाहे EVS हों, आपके सामान्य किताबों से आते हैं। 10 प्रश्न में थोड़ी मेहनत करनी होती है, वो भी आपके उदाहरण से स्पष्ट हो जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल नेक्स्ट 2021 के लास्ट PYQ के साथ। जो 2 बार हुआ था बताए थे, 2021 का 2 पेपर हुआ था, एक आउट हुआ था जिसको अभी आपने देखा, इसके बाद 2021 का और पेपर हुआ है, उसको लास्ट में लेकर आएंगे। इसके बाद हम लोग मिलते हैं संस्कृत में। कल 2013 का हमने PYQ दिखाया है और संस्कृत हिंदी माँ बेटी हैं, इसको ज़रूर देखिएगा। 2014 का PYQ कैसा रहा है, मिलते हैं 10 मिनट के बाद इसी पर। तब तक देखते रहिए बेसिक लर्निंग टू एडवांस। अच्छा लगे कमेंट करिए, अगर आपको कहीं भ्रम की स्थिति आती है तो नीचे आप कमेंट दे सकते हैं, हम कोशिश करेंगे उसको समझाने का। इसी के साथ सभी को धन्यवाद।